दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग समझते हैं कि साइंस समझने का नहीं, एक रटने का सब्जेक्ट है। यदि आप ऐसा समझते हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि मैं आज साइंस के आपको ऐसे ऐसे टर्म्स समझाऊंगा जिन्हें आप हमेशा रटते हुए आए हैं। तो देर ना करके शुरू करते हैं केमिस्ट्री। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है अशोक कुमार और मैं आपको अपने चैनल इजी साइंस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं। पहला आपका केमिस्ट्री का सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज केमिस्ट्री? तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। अब सवाल उठता है कि मैटर की स्टडी तो करते हैं क्या? पूरे मैटर में किस किस चीज की स्टडी करते हैं? तो मैटर का क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं? कंपोजिशन हो सकता है, इसका क्या कंपोजिशन है? मैटर अर्थात किन पदार्थों का बना हुआ है। इसका स्टेट हो सकता है कि मैटर ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में अथवा गैसीय अवस्था में। इट कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और यू कैन से गैसियस स्टेट। इसकी कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, इसके बारे में भी हम इसमें चर्चा करते हैं। और इसके अलावा महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आखिर व्हाट इज द यूजेस और एप्लीकेशंस ऑफ मैटर। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि किसी भी चीज का हमारे लिए एप्लीकेशन क्या है हमारे जीवन में, उसका फायदा क्या है। एग्जाम्पल, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम, यूपीएससी के एग्जाम में 18 से 20 क्वेश्चन साइंस को लेकर के आते हैं। प्रीलिम्स की मैं बात करूं यदि तो, और बहुत सारे बच्चे इनमें गलतियां करते हैं, खासतौर से नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले। साइंस बैकग्राउंड वाले तो भी गलतियां करते हैं क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं। और आप लोग ये सोचते हैं कि कुछ चीजें रट ली लूसेंट से, या कुछ और बुक्स आती हैं उनसे कुछ चीजों को आपने परिभाषाएं रट ली। अरे लूसेंट भी ये थोड़ी ना कहती है उनको रट्टा मारी है आप। तो सबसे पहले समझेंगे कि इसकी आखिर एप्लीकेशन क्या है आपके जीवन में। तो मैटर के कौन कौन से प्रयोग हैं, अनुप्रयोग हैं, कहां कहां पर मैटर काम आता है, इन सब की स्टडी की जाती है केमिस्ट्री में। बच्चों, साइंस की कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं है जो कि अनाथ हो। नो ब्रांच ऑफ साइंस इज ऑर्फन। मतलब क्या है? सबके पापा मिलेंगे। तो व्हाट इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? बच्चों, केमिस्ट्री के फादर हैं एंटोनी लैवोसियर। आप लोग खाली इनको लैवोसियर के नाम से भी जानते हैं, याद कर सकते हैं। इस नाम का भी कोई दूसरा साइंटिस्ट आपको नहीं मिलेगा, आसानी से आपका काम चल जाएगा। जहां तक बात करें ब्रांचेज की, यूं तो बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, लेकिन तीन मेन ब्रांचेज जिनके बारे में आपको स्टडी करनी है, आपको पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री को हिंदी में हम भौतिकीय रसायन के नाम से जानते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम अकार्बनिक रसायन, जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री को यदि मैं डिफाइन करूं तो इट इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो साइंस का हो, कॉमर्स का हो, या आर्ट्स का हो, या किसी भी और बैकग्राउंड का हो, जब तक उसमें कुछ प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स नहीं आप समझेंगे, तब तक आप उस सब्जेक्ट को समझ ही नहीं सकते। तो केमिस्ट्री, जो पूरी की पूरी केमिस्ट्री है, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, उसके अंदर कुछ रूल्स, लॉज, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं। और वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो यहां पर स्टडी की जाती है एलिमेंट की। अब पूछेंगे आप एलिमेंट क्या होता है? तो इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। यह पदार्थ का शुद्धतम रूप है। एलिमेंट आपकी यदि बात करेंगे, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा पीरियोडिक टेबल में, तो 118 एलिमेंट है आपकी पीरियोडिक टेबल में। और कमाल की बात यह है कि 118 में से 117, यानी कार्बन को यदि निकाल दिया जाए तो 117 मिलकर के उतने कंपाउंड नहीं बनाते जितना अकेला कार्बन बनाता है। इसलिए इसके लिए एक विशेष अलग से हमने एक ब्रांच बनाई जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आप कहोगे साहब कि जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड कहां करेंगे? मैं कहूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बोनिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। बोले सर वो तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। यू आर राइट बच्चों। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सिंपल डेफिनेशन है, दीज आर द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, और यू कैन से इट इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो यहां पर हम हाइड्रोकार्बन्स और उनके व्युत्पन्न यौगिकों का अध्ययन करते हैं। आप कहेंगे ये डेरिवेटिव या व्युत्पन्न होता क्या है? एग्जाम्पल के तौर पर एक आपने लिया C2H6, इसको ईथेन के नाम से जानते हैं। इससे बना करके मैंने बना दिया इथाइल अल्कोहल।
इथाइल अल्कोहल, देखिए C2H6 इज ए गैस, इथेन इज ए गैस, वाइल इथेनॉल इज अ लिक्विड। तो ये जो इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल है, इसकी स्टडी भी कहां की जाएगी? यहीं पर की जाएगी। आप कहेंगे साहब इसमें ऑक्सीजन आ गई, तभी तो मैंने कहा कि इट इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले चलते हैं लौट करके मैटर की तरफ। बच्चों, मैटर की यदि मैं बात करूं, जिसे हिंदी में पदार्थ भी कहा जाता है, तो इसके बारे में कहा जाता है एनीथिंग विच हैज मास, ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। क्या मतलब हुआ इसका? आप समझ लीजिए आप अपने आप को, क्या आपके अंदर मास है? बिल्कुल। क्या आपने जगह घेर रखी है? देखिए ऑक्युपाइज स्पेस का मतलब वॉल्यूम भी होता है, ठीक है? वॉल्यूम को भी की सिंपल डेफिनेशन यही है, द स्पेस दैट इज ऑक्युपाइड बाय द मैटर इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो ऑक्युपाइज स्पेस कह लीजिए, वॉल्यूम कह लीजिए। अब आप एज्यूम कर लीजिए अपने आप को कि आपके अंदर मास है? बिल्कुल है। क्या आपने जगह घेर रखी है? बिल्कुल। क्या आपके अंदर इनर्शिया की प्रॉपर्टी है, जड़त्व का गुण है? जड़त्व का गुण क्या होता है? तो यदि मैं आपको धक्का दूंगा, तेजी से फोर्स लगा के धक्का दिया तो आप हट जाएंगे, अदरवाइज आप नहीं हटेंगे। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। आपके अंदर ये तीनों चीज हैं, इसीलिए आप क्या हैं? यू आर मैटर। नाउ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, आखिर इसका फिजिकल नेचर होता क्या है मैटर का? तो बच्चों, मैटर इज पार्टिकुलेट इन नेचर। मतलब क्या है? ये पार्टिकल यानी कणों की प्रकृति है, इसकी कणों के रूप में पाया जाता है। इट इज पार्टिकुलेट इन नेचर। इट मीन्स दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स एज यू कैन सी इन द माइक्रोस्कोपिक इमेज ऑफ ए क्यूबिक बिलो। अब ये एक मैटर है, मान लीजिए कोई मैंने एक आयरन का ब्लॉक ले लिया, कोई क्यूब ले लिया, लेकिन इसका एक छोटा सा टुकड़ा काट करके यदि मैं माइक्रोस्कोप में देखूंगा तो हमको पार्टिकल नजर आएंगे। ना केवल इसमें, इसके अलावा कोई गैस ले लीजिए आप, या आप कोई लिक्विड ले सकते हैं, वाटर ले लीजिए, वहां भी आपको पार्टिकल्स नजर आएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, आखिर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, इनके कैरेक्टर्स होते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर के, उनके बारे में बात करेंगे हम। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। जी हाँ, थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैव द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। सबसे कम स्पेस आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा, अभी हम बात करेंगे, लेकिन इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस जरूर होता है। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग ऑल द टाइम, ये हमेशा घूमते रहते हैं, कुछ को छोड़ दिया जाए। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरी बात और तीसरी बात कहना चाहिए कि जितना भी जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बेसिकली मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट। मैं यहां पर तीन की बात कर रहा हूं, बेसिकली बात कर रहा हूं, मैं हायर पर धीरे धीरे जाऊंगा और बाकी आपको बोस आइंस्टीन और प्लाज्मा वाली स्टेट भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यह समझ लीजिए कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन स्टेट में मैटर पाया जाता है। सॉलिड स्टेट की खास बात क्या होती है? सॉलिड की एक स्पेसिफिक शेप होती है, इनकी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, इनका एक फिक्स वॉल्यूम होता है, और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत अच्छा इकलौते पॉइंट से आप सॉलिड को डिफाइन कर सकते हैं, सॉलिड आर द सब्सटेंस और सॉलिड इज द मैटर which has high melting point than room temperature. रूम टेम्परेचर अमूमन 25 डिग्री सेल्सियस को माना जाता है, या यूं कहिए जिस पर आप रहना पसंद करते हैं। लिक्विड स्टेट की बात करूं तो दे हैव फिक्स वॉल्यूम, वॉल्यूम इनका भी फिक्स्ड है। एग्जांपल के तौर पर आपने 1 लीटर पानी की बोतल है, उस पानी को आपने बड़े से ड्रम में डाल दिया, बड़ी बाल्टी में डाल दिया, किसी और बकेट में डाल दिया, क्या वो 5 लीटर हो जाएगा या आधा लीटर रह जाएगा? उतना ही रहेगा। तो लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, बट लिक्विड्स डू नॉट हैव ए फिक्स शेप। हाँ जी हाँ, ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, उसी की शेप को अपना शेप मान लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक गिलास में पानी ले रखा है, एक गिलास पानी है, तो वो जो एक गिलास पानी है उसकी शेप कुछ इस तरह से है, जो गिलास की शेप है। ये बोतल के अंदर पानी है, मेरे हाथ में बोतल है, इस बोतल के अंदर इस शेप में है, लेकिन मैं इसको यदि चौड़े बर्तन में किसी पतीले में भगोने में रख दूंगा तो इसकी शेप ले लेगा, इसको फर्श पर फैला दूंगा, ये फैल जाएगा। तो लिक्विड्स डू नॉट हैव ए फिक्स शेप। और खास बात, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है। गैसियस स्टेट की बात करें तो दे डू नॉट हैव ए फिक्स वॉल्यूम, दे डू नॉट हैव ए फिक्स शेप, एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
गैस ऑफ अ गैस, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ गैस इज लेस देन रूम टेम्परेचर। ये एक मेन पॉइंट है, आप इसको यहां पर ध्यान रखेंगे बच्चों। नाउ बात करते हैं कि क्या मैटर की फिजिकल स्टेट पर कोई टेम्परेचर प्रभाव डालता है? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यस बिल्कुल डालता है। आपने देखा होगा कि आप कोई सॉलिड लेते हैं, कोई ठोस चीज है, जब उसको गर्म करते हैं तो वो पिघलने लगती है। तो as we heat solids, the kinetic energy between the particles of solids increases with decreases the force of attraction between them. सिंपल सी बात है, यदि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो द पार्टिकल ऑफ मैटर विल मूव। तो यही तो है, इट मींस यदि वो मूव करेंगे तो किस स्टेज में आ जाएंगे? वो पहुंच जाएंगे लिक्विड स्टेट में। तो they start vibrating and changing their positions slowly due to heat. The particles become free and a solid converts into liquid. Now the question is, what is melting point? बहुत देर से बात कर रहे हैं melting point. Melting point is the temperature on which a solid substance is converted into liquid state is called a melting point. हिंदी में कहते हैं गलनांक। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जी हां, उस पदार्थ का, आपका मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। यदि आयरन की बात करेंगे तो आयरन का, और हर सब मैटर का, हर पदार्थ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एक स्पेसिफिक होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप यदि देखें तो आप घी लेते हैं, घी बहुत थोड़े से हल्के से टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है। बर्फ आप लेते हैं, आपके हथेली से मेल्ट हो जाता है। क्या लोहा भी आपके हथेली से मेल्ट हो जाएगा? नहीं, बहुत ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो अलग अलग मैटर का अलग अलग होगा, या यूं कहो अलग अलग सॉलिड का अलग अलग होगा। नाउ व्हाट इज फ्यूजन? फ्यूजन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। जब कोई वो प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे हम फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। लिक्विड का क्या होगा भाई? देखिए, लिक्विड ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में है, ऐसा तो नहीं है वो पिघलेंगे। जब पिघलेंगे नहीं तो क्या होगा? वो वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो जस्ट लाइक इन सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग देम डिक्रीजेस एंड दे स्टार्ट मूविंग फ्रीली। व्हेन दे स्टार्ट मूविंग फ्रीली, the matter is converted into vapor state, or you can say gaseous state. As we keep of supplying the heat, a point comes when the particles overcome the force of attraction completely. This is when a liquid starts changing into gas. To understand this point कि जब जैसे जैसे हम किसी लिक्विड को गर्म करेंगे तो क्या होगा? उसके पार्टिकल्स के जो बीच में काइनेटिक एनर्जी है दैट वुड बी इंक्रीज, वो बढ़ेगी। और जब वो बढ़ेगी तो वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और जब फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो गैसियस स्टेट में वो परिवर्तित हो जाएंगे। अब यहां पर सवाल उठता है कि लिक्विड गैसियस स्टेट में कब कन्वर्ट होते हैं? तो देयर इज ऑल्सो अ स्पेसिफिक टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। What is boiling point? The temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point. Very very important बेटा, atmospheric pressure। जब ध्यान रखना, boiling point और atmospheric pressure हमेशा बराबर होंगे as its boiling point. For example, the boiling point of water is 373 Kelvin, or you can say 100 degrees Celsius. नाउ स्टेट ऑफ मैटर चेंज ट्रायंगल, देखिए बहुत आराम से इसको देखेंगे आप बच्चों। यहां पर आपने कोई लिया, दिस इज द सॉलिड। सॉलिड को यदि आप पिघलाएंगे, मतलब मेल्टिंग पॉइंट पर करेंगे, तो उसको लिक्विडिफिकेशन होगा, इसको लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड लिक्विडिफिकेशन और फ्यूजन। लेकिन यदि इसको आप ठंडा कर देंगे तो ये फ्रीज हो जाएगा। किस पर? फ्रीजिंग पॉइंट पर। फ्रीजिंग पॉइंट पर लिक्विड को यदि आप गर्म करेंगे तो या तो उसका वेपराइजेशन होगा या इवापोरेशन होगा। वेपराइजेशन, बाष्पीकरण, और इवापोरेशन। अंतर बताऊंगा अभी क्या होता है। लेकिन यदि किसी गैस वेपर को ठंडा कर देंगे तो उसका कंडेंसेशन होगा एट द ड्यू पॉइंट। यहां पर होगा बॉइलिंग पॉइंट पर वेपराइजेशन, और ड्यू पॉइंट पर होगा कंडेंसेशन, संघनन भी कहा जाता है। लेकिन कुछ सब्सटेंस, कुछ मैटर ऐसे भी होते हैं, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिन्हें बिना गर्म किए
जिन्हें गर्म करने पर वो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है आपका कैम्फर, दैट इज कपूर, नेफ्थलीन वॉल। अब ये तो एक प्रोसेस हुआ कि सब्लिमेशन किसको कहेंगे कि सॉलिड को गर्म किया, तो होना तो ये चाहिए था कि पहले वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता और उसके बाद में और गर्म करते तब वो गैसियस स्टेज में जाता, लेकिन डायरेक्ट चला गया तो इसलिए इसको सब्लिमेशन कहा। अब यदि मैं कहूं आपसे कि कोई गैस है, जब उसको हम ठंडा करते हैं और वो कंडेंसेशन ना हो करके यानी लिक्विड में कन्वर्ट ना हो करके सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, डायरेक्टली इट विल बी फ्रीज्ड, देन द प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड सब्लिमेशन, और हिंदी में कहते हैं बच्चों ऊर्ध्वपातन। जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं समझ लीजिए ऊर्ध्वपातन के नाम से इसको जानते हैं। क्या है, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सॉलिड ड्राई आइस कहना चाहिए, इसको छोड़ दीजिए। सॉलिड CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को आप फ्रीज करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, रादर इट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट and that solid matter and that solid CO2 is called dry ice. तो what is dry ice? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो it is solid CO2. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, क्या प्रेशर का भी इफेक्ट होता है? बिल्कुल होगा भाई। By applying pressure we can bring the particles of matter close to each other, thereby increasing the force of attraction among the particles. Obviously सी बात है कि यदि आपने क्या किया, मान लीजिए यहां पर एक गैस ले ली और इसको मैंने प्रेशराइज कर दिया, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होगी, सॉलिड में कन्वर्ट होगी और नीचे की तरफ आता चला जाएगा ये मत। लेकिन क्या सॉलिड और लिक्विड के साथ में भी ऐसा हो सकता है? नो, बिल्कुल नहीं। तो ध्यान रखना, सॉलिड और लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। द्रव और ठोस पदार्थों को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, केवल गैस को किया जा सकता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नेवर एट रेस्ट, यू नो वेरी वेल। पार्टिकल्स ऑफ मैटर possess different amounts of kinetic energy. The particles of liquids have more kinetic energy, therefore they are able to overcome the forces of attraction and convert into vapor without any external force. Now, the question is, what is evaporation? So the phenomenon of change of a liquid into vapors at any given temperature below its boiling point is called evaporation. If it is converted into vapor state on boiling point, the phenomenon will be called vaporization. But below boiling point, if a liquid is changed into vapor state or gaseous state, the phenomenon is called evaporation. एग्जाम्पल के तौर पर पानी आप देखते हैं, पानी जो है वो हर टेम्परेचर पर इवापोरेट होता है। आप देखेंगे आपके जो कपड़े होते हैं, कपड़े गीले हैं, आपने कपड़े धुले, चाहे वो सर्दियां हो, जाड़े हो या सर्दी हो, गर्मी हो या कितना ही टेम्परेचर क्यों ना हो रहा हो। होना तो ये चाहिए था कि बॉइलिंग पॉइंट पानी का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जब 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तब वो कपड़े सूखने चाहिए थे, लेकिन इतने में तो हम पड़ जाएंगे। हम तो 50 पर भी हाहाकार मच जाता, त्राईमाम की स्थिति आ जाती है। तो आप देखते हैं कि आपके कपड़े हालांकि गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं, हवा चल रही जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन सर्दियों में भी तो सूखते हैं ना, टाइम तो ज्यादा लगता है। तो इवापोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर। जो पानी का वाष्पन होता है, इवापोरेट होता है जल, वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स टेम्परेचर पर होता है और पानी के केस में इसका होता है 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। इवापोरेशन और इसमें क्या और कोई भी बेसिक डिफरेंस है? बिल्कुल है जी। वेपर प्रेशर, जो इवापोरेशन होगा, यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। लेकिन जब दोनों के प्रेशर बराबर हो जाएंगे तब इसको कहा जाता है बॉइलिंग। यहां पर बबल्स कैन फॉर्म एंड राइज, बबल्स कैन नॉट फॉर्म। यहां पर बबल नहीं बनते, डायरेक्टली इवापोरेट हो जाते हैं, जबकि यहां पर बबल्स बनते हैं एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट और गैसियस स्टेट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं? तो इंक्रीजिंग इन सरफेस एरिया। आप देखते होंगे बच्चों, बहुत आराम से आप सोचिए कि आप कपड़े को निचोड़ते हैं, ठीक है, कपड़े को आपने निचोड़ करके ऐसे ही डाल दिया तो उसको सूखने में टाइम लगेगा, लेकिन जब आप फैला करके डालते हैं तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। इट मींस रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस व्हेन सरफेस एरिया इज आल्सो इंक्रीज्ड। जब सरफेस एरिया बढ़ेगा, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो इवापोरेशन की दर भी बढ़ती चली जाती है, वाष्पन की दर बढ़ती जाती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो पार्टिकल्स हैव मोर स्पेस एंड thus can evaporate easily.
नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप जानते हैं गर्मियों में आपके कपड़े जल्दी सूखते हैं। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यदि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, बरसात का मौसम है, उसके बाद बरसात के बाद ह्यूमिडिटी होती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी डिक्रीज्ड, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी है उसके अंदर, हवा के अंदर। विंड स्पीड, यदि हवा तेज चलेगी तो भी क्या होगा, इवेपोरेशन बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपका यहीं तक था इस टॉपिक में। आगे हम बात करेंगे थोड़ी सी किसकी, मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 स्टेट तो आप पढ़ चुके हैं। इसके अलावा प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन नाम की 2 स्टेट और होती हैं, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, तो ये सुपर एक्साइटेड एंड सुपर एनर्जेटिक स्टेट होती है मैटर की, और यहाँ पर जो मैटर होता है वो आयोनाइज्ड गैसेस फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप फ्लोरोसेंट ट्यूब देखते हैं या नियॉन लाइट बल्ब देखते हैं जिसके अंदर प्लाज्मा ही होता है। In fact, the sun and the stars glow because the plasma is present in them. Here are some examples of plasma. Example stars है, lightning है, neon lights है, plasma lights है, center of earth पर भी प्लाज्मा होता है, ठीक है, बल्कि कहना चाहिए अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा नीचे जाएंगे तो प्लाज्मा की शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा बीईसी और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बेटा एक इंडियन साइंटिस्ट हुए हैं, तो आइंस्टाइन, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया जानती है उनका नाम, बहुत महान वैज्ञानिक रहे हैं। और सत्येंद्रनाथ बोस जो कि इंडियन थे, इन सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन दोनों के नाम पर इसको 5वीं स्टेट को डिस्कवर किया गया, इन दोनों ने किया था। इट इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसिंग गैसेस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटीज टू मच लोअर टेम्परेचर। क्या होता है, अगले टॉपिक में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। नमस्कार, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।